प्रश्न संख्या 61 डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, क्वेश्चन नंबर 61। सर, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। बीएससी पे चर्चा करेंगे प्लीज, बीएससी पे चर्चा करेंगे, बीएससी पे बिजली एडवाइस कमेटी में चर्चा करेंगे। ओके, माननीय मंत्री महोदय। सर, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, काल सुद्धा सदनासमोर ही गोष्ट आली की GMRT या आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रोजेक्टमुळे जुन्नर आंबेगावमध्ये एक डेव्हलपमेंटल डेफिसिट तयार झालेला आहे आणि या डेव्हलपमेंटल डेफिसिट भरण्यासाठी माननीय मंत्री महोदयांकडे आणि सरकारकडे ही विनंती आहे की यामध्ये जरी पाणी हा राज्याचा विषय असला तरी सुद्धा महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की जुन्नर आंबेगावचा हा डेव्हलपमेंटल डेफिसिट भरण्याच्या दृष्टिकोनातून आज डिंबे इरिगेशन, कुकडी इरिगेशनमध्ये कॅनॉल रिपेअरचं काम हे राज्य सरकारकडून हाती घेण्यात आलेलं, पण अजूनही कॅनॉलमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गळती आहे आणि यासाठी जो अतिरिक्त निधी आहे, मी पुन्हा या डेव्हलपमेंटल डेफिसिटसाठी म्हणतो अतिरिक्त निधी केंद्र शासनानं देण्यात यावा। त्याचबरोबरीनं जे पश्चिमेकडे पाणी वाहून जातं या पश्चिमेकडचं पाणी डिंभे आणि पिंपळगाव जोगा या धरणात आणण्यासाठी 4 योजना राज्य सरकारनं तयार केलेल्या आहेत, जेणेकरून दुष्काळग्रस्त भागाचा पाण्याचा मोठा प्रश्न सुटू शकतो। या 4 योजनांसाठी, या वळण योजनांसाठी केंद्र सरकारनं या डेव्हलपमेंटल डेफिसिटच्या दृष्टिकोनातून ठोस मदत द्यावी। तिसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे सर की आपण जे उत्तर दिलेलं आहे या उत्तरामधली अनेक धरणं आज 25 ते 30% गाळाने भरलेली आहेत आणि त्यामुळे धरणांची आज साठवण क्षमता कमी झालेली आहे। या धरणांमधला गाळ काढण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला तशी सूचना द्यावी ही विनंती। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, महाराष्ट्र में अगर वो चाहेंगे तो मैं मराठी में बोल सकता हूँ। मराठीत बोलो बोलो। त्यांनी जो प्रश्न विचारला आहे त्याच्यामध्ये आतापर्यंत त्यांची अलग अलग योजनांवर कोकणी परियोजनावर त्यांना 757 करोड रुपये केंद्र सरकारकडून दिले गेले आहे आणि त्यांनी ते पूर्ण पैसे महाराष्ट्र सरकारने वापरलेले आहेत। विल्हेवाडीवर सुद्धा 41.27 करोड रुपये त्यांना केंद्र सरकारने दिले, जे त्यांनी संपूर्ण वापरलेले आहेत। चस्कमान परियोजना 144 किलोमीटरचा लेंथ आहे, ते कंप्लीट झालेली आहे, परंतु त्याच्यामध्ये फक्त 14 किलोमीटर लाइनिंग झालेली आहे। 130 किलोमीटर मातीची परियोजना पूर्ण झाली आहे। त्यांना 114 करोड रुपये दिले होते, तिच्यातले फक्त 14 करोड रुपये वापरलेले आहे। बाकी 100 करोड त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे। महाराष्ट्र सरकार परियोजनेची किंमत वाढल्यामुळे दुसरे पैसे ते त्यांच्याकडून टाकून ते परियोजना पूर्ण करण्याकरता त्यांनी प्रयत्न सुरू केलेला आहे। धन्यवाद सर। ऑनरेबल मेंबर। सर, माझा प्रश्न पुन्हा केवळ किती निधी दिला हा नव्हता। कालही सदनाच्या पटलावर माननीय रेल्वे मंत्र्यांनी उत्तर देताना GMRT मुळे या भागामध्ये कुठलाही इंडस्ट्री होऊ शकत नाही, त्यामुळे हा एक देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा, आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचा एक प्रोजेक्ट जर आमच्या भागात आहे तर या भागामध्ये कुठलीही डेव्हलपमेंट होत नसल्यामुळे डेव्हलपमेंटल डेफिसिट तयार झालाय आणि ही नैतिक जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे की या भागाचा डेव्हलपमेंटल डेफिसिट दूर करावा। यासाठी मी जे प्रश्न विचारले होते
सर त्यातल्या एकाही प्रश्नाचं हे उत्तर मी आता विचारलेल्या प्रश्नाचं माननीय मंत्री महोदयांनी दिलं नाही की ज्या 4 वळण योजना आहेत पश्चिमेकडे जाणारं पाणी हे पिंपळगाव जोगा आणि डिंबे धरणामध्ये आणण्यासाठीच्या योजनांमध्ये सरकार त्याला आर्थिक सहकार्य करायला तयार आहे का? कॅनॉल रिपेअरसाठीचा एक्स्ट्रा निधी हा सरकार देणार आहे का? आणि धरणांमधला गाळ काढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारला सूचना देणार आहे का? हा डेव्हलपमेंटल डेफिसिट भरण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती आहे. उनके जो सदस्य जी पूछना चाहते हैं अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, उनका कहना है कि जो कोकण से पानी डाइवर्ट करने वाले हैं उसकी 4 परियोजना जो उनके क्षेत्र में बन रही है और चारों परियोजना के लिए अभी स्टेट लेवल पर ही उसके ऊपर एक कार्यक्रम योजना बन सकते कि नहीं उसके ऊपर उनका काम चल रहा है. अभी तक ये योजना केंद्र सरकार के पास नहीं आई. हालांकि अभी तक राज्य सरकार ने भी उसको सैंक्शन नहीं दिया है. जब वो सैंक्शन देंगे उसके बाद CWG के पास वो योजना आएगी, वो फिजिकल चेक करेंगे कि योजना बन सकती है नहीं बन सकती. उसका सैंक्शन देंगे, उसके पास हमारे सेक्रेटरी की जो कमेटी बनी है उस कमेटी के अंदर उसको कितनी अर्थ सहायक करनी होगी या कर सकते हैं उसके ऊपर निर्णय होगा और उसके बाद उसको पैसा सैंक्शन होगा तो दिया जाएगा. मगर अभी तक जो योजना जब स्टेट में नहीं बनी है, जब वहाँ भी अभी काम शुरू किया है, तो अभी ये उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है. धन्यवाद. माननीय सदस्य इंद्रांग सुब्बा. अध्यक्ष महोदय, ये पहाड़ी इलाकों में जो पानी पेयजल का हो या इरिगेशन के लिए हो, स्प्रिंग वाटर ही अपना सोर्स होता है. तो कई सारे रिपोर्ट्स ने ऐसा बताया है कि जो स्प्रिंग डिस्चार्ज धारा में से जो पानी निकलता है अभी क्लाइमेट चेंज के वजह से और लैंड यूज पैटर्न चेंज होने की वजह से ये बहुत कम हो गया है अभी के समय में. तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा, जो धारा विकास योजना है, जो स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट है, जो सिक्किम ने पायनियर किया था और वहाँ से सक्सेस होने के बाद इसको UN ने भी इम्प्लीमेंट करने के डिसाइड किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है. मैं यही जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि वाटर सेट मैनेजमेंट यानी धारा विकास योजना को क्या सारे हिमालयन रीजन्स के स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है? अगर इम्प्लीमेंट किया गया है तो इसके लिए कितना बजट आवंटन किया गया है और कब तक इसको पूरा सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने की योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, कोई योजना हर जगह लगाना संभव नहीं होता. यूएन ने उनको सैंक्शन दिया है, उन्होंने कहा कि ये अच्छी योजना है, यूएन ने जरूर कहा होगा, मगर अभी तक सभी हिमालय प्रदेश के अंदर इसको लागू करने की कोई योजना नहीं बनी है. अलग अलग योजना के तहत ये जो पानी के लिए जो काम चल रहा है उसके अंदर अभी तक 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा पूरे देश में अलग अलग योजना के लिए आवंटित किया गया है. और उसके अंदर LITF की भी जो लोन लेते हैं उसके अंदर भी उनको सहायता की गई है और उसके इंटरेस्ट में भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सहायता की गई है. तो सभी योजना के द्वारा अलग अलग काम हो रहा है. जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक MCAT की योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे हमारे मंत्रालय में दी गई है. उसके आधार पर भी पानी का सोर्स पूरा ढूंढकर किसानों को एक जगह पर पूरी क्वांटिटी के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ, और वो आगे पाइप से ही काम करे और ड्रिप के साथ, स्प्रिंकलर के साथ ही वो पानी का यूज़ करे. जो अभी तक किसान भी 83% पानी जो यूज़ करता है उससे कम पानी में उसको ज़्यादा वो 3 बार भी अपना किसानी करके वो अपनी फसल उगा सकता है. तो उसी के आधार पे उसी के लिए MCAT की योजना बनी है और अभी तक 22 राज्यों में इस बार ट्रायल होगा और अगले दिवाली तक में पता चलेगा. और हम मानते हैं कि इस पूरा सोर्स ढूंढने के बाद ही ये वहाँ हर जगह पर ये पानी दिया जाएगा तो किसानों को उसके अंदर बहुत बड़ा फायदा होगा. अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है और बाकी जो PMKSY के भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर भी सभी योजना जो अभी तक सैंक्शन है उसको पूरा करने का काम अलग अलग राज्यों में हो रहा है. धन्यवाद सर. क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर बचाओ शोभा दिनेश. क्वेश्चन नंबर 62. माननीय मंत्री महोदय. पटेल पर
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना धुळे पिंपळगाव या राष्ट्रीय महामार्ग 3च्या कामांच्या संदर्भामध्ये प्रश्न विचारू इच्छिते. सदरच्या कामांचं रिन्युएशन जे आहे ते 2014चे 16ला झालेले आहे, 2019चे 22ला झालेले आहे आणि 2024चे जे रिन्युअल आहे ते आजपर्यंत झालेले नाही व अपूर्ण स्वरूपात दिसत आहे. प्री हँड ओव्हर रिन्युअलचे मार्च 2026पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, परंतु सदर कामाची सुरुवात देखील झालेली नाही. 4 रिन्युअलऐवजी 3 रिन्युअल झालेले आहेत. कंटिन्युअस लेंथ हे व्हायला पाहिजे, परंतु ती पॅचवर्कमध्ये ते काम झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे 42,680 झाडे प्लांटेशन याबाबत देखील कुठलीही नोंद नाही. निकृष्ट दर्जाची जी कामे आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये कराराचं उल्लंघन हे झालेलं आहे. या अशा कारणामुळे माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की सदर कन्सेशनर, इंडिपेंडंट इंजिनियर आणि इतर सर्व दोषींवर कॅग ऑडिटच्या माध्यमातून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. धन्यवाद अध्यक्ष. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रोजेक्ट 2010 में बीओटी में पूरा हुआ है. उसके बाद में पहला ओवरले जो था वो 2016 में, वो 1 साल डिले हुआ. उसके लिए 16 करोड़ उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई. दूसरा ओवरले 2021 तक 1 साल डिले हुआ, 7 करोड़ पेनल्टी इम्पोज की गई. तीसरा ओवरले प्रोग्रेस में है और उसमें से 56 किलोमीटर आउट ऑफ 118 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है. और जो रेस्ट कंप्लीट करने का है पूरा जो बाकी है बैलेंस, उसकी जनवरी 2026 तक उसका पीरियड है. और निश्चित रूप से इसके ऊपर अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी. कंसेशन पीरियड जो एंड होता है वो अप्रैल 2026 में होता है और इसलिए अप्रोप्रिएट रिकवरी उससे 4th ओवरले की जो है 115.61 करोड़ ये अथॉरिटी के तरफ से इसके अकाउंट में ली जाएगी. इसके ऊपर अभी ये 4 लेन के लिए रोड बना था, अभी इसका ट्रैफिक बढ़ा हुआ है और इसलिए ये आगे धुले से पिंपलगांव ये 6 लेन करने का प्रस्ताव भी DPR उसका लगभग पूरा हुआ है. और ये भी काम जैसा उसका ये हमको प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा तो उसका टेंडर निकालकर वो भी काम पूरा होगा. ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री. अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से फिर से मैं विनती करती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर, कंसेशनर और जो इस काम में दोषी है उनके ऊपर कैग ऑडिट के माध्यम से कार्रवाई होंगी या नहीं. सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, इसमें जब भी मेंटेनेंस के लिए उन्हें डिले किया है तो जैसे मैंने कहा कि 1 साल का डिले हुआ तो 16 करोड़ उसको पेनल्टी लगी. बाद में दूसरे ओवरले 2021 वो भी 1 साल डिले किया, 7 करोड़ पेनल्टी लगी. हाँ, बता दिया तो आपने. ओवरले भी बता दिया आप. तो ऑलरेडी उसके ऊपर कार्रवाई जी. और अभी तक क्वालिटी के बारे में जो आखिरी का है वो नहीं करेगा तो उससे वो भी पैसे काटेंगे और हमारे डिपार्टमेंट तरफ से वो काम पूरा किया जाएगा. थँक्यू सर. सर, आपला कोल्हापूर पुण्याचा जो रस्ता है, मराठी में असतं. अरे ट्रांसलेशन भैया नहीं बोला है, लैंग्वेज में बोलो, ट्रायल करना है सब. सर, कोल्हापूर से पुणे जो रास्ता जाता है तिथे पण आपला प्रोजेक्ट डिले झाला आणि नऱ्यामध्ये जे मध्ये ॲक्सिडेंट्स दिले, आपणही दिल्लीवरनं टीम पाठवली ॲक्सिडेंट प्रोन एरिया म्हणून, त्याच्यातून ॲक्सिडेंट्स खूप कमी झाले. पण मध्येही खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला. तर ते काम जे पुणे ते कोल्हापूरचं आहे ते काही कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या अडचणीमध्ये आपण ब्लॅकलिस्टही केलं होतं. तर ते पूर्ण काम कधी होईल आणि नऱ्याच्या भागामध्ये अजून काही सुधारणा करता येतील का? कारण का त्याच्यात ब्लॅक स्पॉट्स आहेत आणि सातत्याने ॲक्सिडेंट्स आधीपेक्षा खूप कमी आहेत, पण ते शून्यावर आणण्यासाठी अजून आपल्याला काय करता येईल? थँक्यू सर. सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, पर पुणे से कोल्हापुर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है. इसमें से पुणे से सातारा ये विशेष रूप से पहले रिलायंस के पास था, अब उसको हमने टर्मिनेट करके रिप्लेसमेंट हुआ है
और इस रोड का ऊपर अभी हम लोग फिर से नया अध्ययन कर रहे हैं। पुणे में जो वेस्टर्ली बाईपास था उसके सर्विस लेन को हम अपने बजट प्रोविजन से उसका काम हम शुरू किया है और ये पूरे पुणे से सातारा तक अच्छा करने के लिए 6000 करोड़ का DPR हमने लगभग बनाया है और जल्दी ही हमारी डिपार्टमेंट की ओर से उसके ऊपर काम किया जाएगा। इसमें जो खंबाट की घाट की जो टनल है उसमें नई टनल, पहली पुरानी टनल थी जब मैं PW मिनिस्टर था महाराष्ट्र में तब बनाई थी। अब इसके बाद में आगे की टनल जो है 2, उसमें से एक टनल अब जल्दी हम ओपन कर रहे हैं। आगे सातारा के बाद कोल्हापुर तक ऑलरेडी उस काम को अवार्ड किया गया है। इस काम में थोड़ी सी दिक्कतें आई है, उसका अगले सप्ताह मेरे रिव्यू मीटिंग भी है, पर इसमें जो सुझाव सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोल्हापुर के थे और बाकी लोगों ने दिए उसको लिए है और ये भी प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश है और जल्दी ही ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करेंगे ताकि ये बिजिएस्ट कॉरिडोर है जो बेंगलोर की तरफ जाता है उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं लेकिन हम 100 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। विशेष रूप से जोरहाट से डिब्रूगढ़, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जोरहाट से डिब्रूगढ़ NH37 का बहुत ख़राब स्थिति है। आपने पिछले सत्र में जांजी का उल्लेख किया, जांजी का पार्ट ठीक है लेकिन जांजी वाला पार्ट आपके कहने के बाद वहाँ पे काम सुधार हुआ है, लेकिन जोरहाट से डिब्रूगढ़ बहुत लंबा डिस्टेंस है जिसमें जांजी के बाद जो जगह आती है डीमो मोरान बहुत ख़राब है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं जबकि एक NH37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा आपसे दरखास्त करूंगा कि आप वहां के NHIDCL को बोलें कि काम तेजी से हो। धन्यवाद। ये NHIDCL अध्यक्ष महोदय काम कर रही है। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर ये रास्ता ठीक हो जाएगा और फुटिंग पर अब वो काम शुरू है। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं जो इसी चीज से संबंधित हैं उनके बारे में उठाना चाहता हूं। ये सभापति जी बनारस से प्रश्नकाल है सर, प्रश्नकाल में ही इसी मुद्दे से संबंधित संक्षिप्त क्वालिटी की बात चल रही है सभापति जी, उसी मुद्दे बात कर रहा हूं। संक्षिप्त में बोलना। अधूरे प्रोजेक्टों की बात चल रही है उसी पे बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी 2 लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अध्यक्ष जी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दे। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है। माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को, कोटला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहां टोल वालों का इतना आतंक है कि वहां पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहां पर NHAI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहां तक माननीय अध्यक्ष जी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का
NHAI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए, इतना आतंक न करवाइए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट लास्ट कहूंगा, 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट सुन लीजिए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही ख़त्म कर दिए, केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फोटो लेंगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहाँ से एंट्री की वहाँ से वही तो सर, वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी, आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट, और प्रश्न केवल एक धुले से नासिक के बीच का है। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी तो दे नहीं सकता, पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब एमपीज आते हैं, तो आप आज भी आ सकते हो। मैं आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। और ये सिस्टम है, पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं, इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 श्री के राधा कृष्णन। 63 ऑनरेबल मंत्री जी, जवाब पटल पर रखा हुआ। ऑनरेबल माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, Kozhikode Wayanad Tunnel is a tin tube tunnel road project in the state of Kerala. This tunnel road is essential for the safe and all-weather connectivity between Kerala and Karnataka, especially considering the frequent landslide on the Tamarassery Ghat Road. Sir, my question is, will the government commit to including this project under the Bharatmala or any other central scheme? Sir, Honorable Speaker, sir, this is one of the important tunnel road project. Actually, this Kozhikode Wayanad tunnel is being developed by Kerala government on state road from their own resources. MORT is responsible for the development and maintenance of only national highway. The proposal for any financial assistance still up till now, we don't have any proposal we received from Kerala government. Sir, regarding this, this is a very important project, and regarding in Kerala, the situation is really very, very crucial, because in Kerala, in all national highway, the urban development is already developed roadside, and it is very difficult to acquire the land. At the same time, there are a lot of demands from the people, member of parliaments, and that is to be also really very difficult to fulfill the demand. Regarding this section NH 766, there is also the Tamarassery Ghat also is there. So these are the crucial issues. Regarding some problems, regarding diversification of the road, first of all, there was no provision. Only we have just taken a very simple methodology using for making that alternative road. But now we have taken a decision that we will make that road with the concrete, and that is the reason that many of the problems we will resolve. Regarding in Ghat section, now there is a 90% angle by which we are developing, and that is to be dangerous, because in the rainy seasons it is a very difficult task. So now we are coming to conclusion, we will acquire more land, and we will at least maintain the angle of 45 degrees. And at the same time, before starting the construction of the road, we will first giving priority for developing of that particular area, and after that we will start the construction.
Regarding the problem in Kerala, there are a lot of problems. We have appointed a special committee, technical committee, some people from IITs. We have already received the report, and after considering that report, we are also taking action. And there are a lot of chances and opportunity for us to use new technology, new innovation, particularly in the road construction, in the tunnel, and we will see that the problem will be resolved. Thank you, sir. Sir, my second question. This question is out of main question. Sir, will the government take urgent step to complete the national highway roads in Kerala, especially my constituency Alathur? Not only constituency, which national highway is there, if you can tell me, then it will be easy for me to give the answer for that. What is the number of that national highway? Palakkad highway number. Sir, actually, in Kerala particularly, situation is really very, very challenging. Per kilometer, land acquisition costs come to 50 crore rupees per kilometer. Sir, previously, it was committed by the Chief Minister that the state government will contribute 50% of the land acquisition cost. So they also given us 5,000 crore. But it is very difficult from their state budget to give that much money for land acquisition. So after that, we consider that problem and the request from the state government, we give them a good proposal that whatever the GST on steel and cement on that particular road, the share of the Kerala government is 9% on that GST. That will be contributed from the state government for that project. Then the royalty for the aggregate, sand and stone, other things, that is also to be exempted, and by which we have find out some solution. And now there is no problem about the land acquisition. We have already resolved that. But the Kerala, the problem is that there is no land available for acquisition. And even in green alignment also there is a lot of problems. So today this Palakkad Kozhikode is also one of the important projects, new project. And we are already the project a proposal to be already submitted to the ministry, and we are now also working on it. We will make the pre-feasibility report, and positively we will try to resolve that issue, and that is the need of that particular region. So we are very positive about it. We will try to do it. Srimati Mahua Motra. Thank you, sir. Thank you, sir. With your permission, I'd like to bring the attention of the Honourable Minister to the deplorable state of the National Highway 12, which goes through from Calcutta till, it used to be National Highway 34, sir. It is now National Highway 12, which is basically the North Bengal, South Bengal. The condition of the road from Boro Jaguli till the Murshidabad border, going to the district of Nadia, after the monsoon, sir, is absolutely abysmal. There are huge craters, waterlogging. No repair has been done, sir. And also, due to the lack of service lanes and truck laybys, because of the dhabas and the petrol pumps, there are accidents happening every day with people trying to take illegal U-turns. If this is something that could be fixed at the earliest. Thank you so much, sir. Honorable Sir, the question is only related with the Kerala state government. This is the question, Honorable Member, which is already raised, is from West Bengal. Sir, I will request Honorable Member that after question hour, all officers are there. You come there, I will resolve your issue. Arvind Sawant. धन्यवाद सर। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा पिछले 10 सालों से भी ज्यादा चांद पर जितना खर्चा नहीं उससे ज्यादा खर्चा रास्ते को हो गया है, फिर भी आज तक वो रास्ता नहीं पूरा हो रहा है, रास्ता ठीक नहीं हो रहा है। आप इसमें व्यक्तिगत रूप से अगर ध्यान दोगे तो ये काम होगा। मैं आपके द्वारा विनती करता हूँ, बहुत परेशान है लोग 10 बरस से, तो ये रास्ता कब होगा और किस तरह से होगा? धन्यवाद सर। सर, ये सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं ऑनरेबल चेयरमैन सर,
ये सही है। ये रास्ता 2009 में शुरू हुआ और मैं मंत्री 2014 में बना हूँ, तो ये पुराने स्टेट पीडब्ल्यूडी के उस समय के सरकार को दिया हुआ था, उन्होंने शुरू किया। यहाँ लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे, अभी तक बहुत कॉन्ट्रैक्टर बदल गए। क्या कारण है मालूम नहीं, काफ़ी कार्रवाई भी की गई, पर अब लगभग 89% काम पूरा हुआ है और इस साल अप्रैल के अंदर ये कंप्लीट रोड पूरा होगा और इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसको बहुत डिले हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ, अप्रैल के पहले पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 64 श्री माथे शरण VS। नो, माननीय मंत्री जी। इसका मेरे अध्यक्ष महोदय सवाल पटल पर रखा हुआ। माननीय सदस्य राजीव जी, राय जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं एक धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को बलिया मऊ के सैंक्शन करने के लिए, लेकिन मैं डरा हुआ हूं क्योंकि वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग के बारे में कई बार मैंने आपसे व्यक्तिगत मुलाकात भी किया, लिखकर भी दिया और मेरे पास आश्वासन का पत्र भी है आपके मंत्रालय से कि 30 मई को पूरा हो जाएगा। कल मैंने कमेटी के बैठक में भी उठाया था, लेकिन अभी लगता है कि कोई उस पर काम नहीं हो रहा है। और जो सवाल जवाब आता है माननीय मंत्री जी, अन्यथा मत लीजिएगा कि वो बिलो द रेट किया इसलिए उसको हमने बंद कर दिया, ये बिलो द रेट किया। हमारे यहाँ जब से मैं पहली बार आपके यहाँ आया आज तक पता कर लीजिएगा उस रोड पर कितना एक्सीडेंट हो गया है। वो जेपी वाला भाग गया, पैसा सीज कर लिए, उससे आम जनता को लेना देना नहीं। हर रोज मर रहा है, रोज के पास जो फ्लाईओवर है सबसे खतरनाक है। कल मैंने आपके अधिकारियों को भी बताया। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है सर कि जो माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा था कि 30 मई तक पूरा हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ चीजें माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप जाकर मिल भी लिया करें। सर आज सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे 10 लाख करोड़ के 3,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू है। हर प्रोजेक्ट का डिटेल मेरे पास भी नहीं है और मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है, पर ये जहाँ तक ये आपने वाराणसी गोरखपुर का पकड़ा है ये प्रोजेक्ट का, इसमें कुछ दिक्कतें आई थी, जो कंपनी थी उसकी भी प्रॉब्लम्स थे और अभी ये लगभग मार्च 26 के पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको मार्च 26 के बाद कोई तकरार नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 65 श्री अजय भट्ट। क्वेश्चन नंबर 65 से माननीय मंत्री महोदय। उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। मान्यवर, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और आपदाओं की मार झेलता है। हमको मात्र 4 महीने काम करने के लिए मिलते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि ये जो JJM चलाई, इससे आम आदमी और जहां तक कोई जा नहीं सकता था वहां तक पानी पहुंच रहा है। परंतु हमारे वहां पर अभी एक प्रॉब्लम यह है मान्यवर कि पंप लगने थे, पैसा नहीं है, पंप नहीं लग रहा है। ओवरहेड टैंक बनने थे, लाइन बिछ गई, पैसा नहीं है। और चूंकि उत्तर में कहा गया है कि हमने पूरा पैसा दे दिया है 90-10 के अनुपात में, लेकिन 10 का अनुपात जो था राज्य सरकार ने तो पूरा दे दिया, लेकिन 90-10 में जो पैसा दिया है आपने बताया है उत्तर में 25 और 26 में कोई भी इस वित्तीय वर्ष में एक नया पैसा भी हमको नहीं मिला। इसलिए मान्यवर, इसमें चाहे कुछ भी हो, यहाँ से कोई टीम जाए, कोई देखे और वहाँ जाके कम से कम जब वो बिखरी पड़ी है लाइनें, लोग बाग कहते हैं कैसे हुआ है और पैसा दे रही सरकार, नियत साफ है, तो उसको पैसा रिलीज करना चाहिए मान्यवर जितना भी बचा हुआ है। और हमको अभी 3,568 और 3,289 रुपये, यानी कि 90% के योगदान से हमको इतना पैसा अभी तक मिलना है। क्या ये धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में रिलीज कर दी जाएगी? ये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज तक करीब 15 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर भी बाकी जगह तो 50-50% पैसा दिया जाता है। उत्तराखंड या कुछ राज्यों में 90-10 के जरिए 90% पैसा केंद्र सरकार की ओर से उनको वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस बार भी माननीय FM ने इस बार भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है। मगर कई जगह से, कई राज्यों से, कई MPO से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। पानी देना ही पड़ेगा, पाइप बिछाकर या सिर्फ नल डाल के, फोटो डाल के वो अगर छोड़ देंगे तो चलेगा नहीं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपके बताऊं कि अभी तक इसके अंदर करीब 4,000 लोगों के ऊपर कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। एक राजस्थान के मंत्री तो कल तक वो जेल में थे। कई लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है, किसी को चार्जशीट दिया गया है। हम लोग स्कीम के द्वारा, एक स्कीम बनाकर स्कीम के द्वारा ही उनको पैसा देना चाहते हैं और जो अभी तक जो पैसा उनको दिया गया है उसका वो हिसाब भी जमा करे, उसका वेरिफिकेशन भी दे। और जब तक वो नहीं देंगे उसको पैसा देना हमारे लिए भी मुश्किल है और उसीलिए हमने कैबिनेट से अभी तो मंजूरी भी मांगी नहीं है। जब तक ये हो जाएगा, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहा है, सभी MPO को तो हमने अलग से बुलाकर भी कहा था कि आपकी जो भी कंप्लेन है हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 119 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम को चेक करने के लिए भेजा। उसके अंदर जो गलतियां या कमियां पाई गई उसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए हमने हर CS को और CM को भी पत्र द्वारा बताया गया है। और जैसे भी ये पूर्तता होगी, हमें कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो पैसा तो ज़रूर मिलेगा और ये स्कीम पूरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल तैयार है। मगर कोई भी गलतियाँ, कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर नहीं चलाएंगे। बात पहले से भी स्पष्ट की थी और अभी भी इस बात के ऊपर हम स्पष्ट है कि कभी जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने या अधिकारी या कर्मचारी ने गलत किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मिले हैं और उसके ऊपर हम काम करेंगे। मान्यवर IMIS के अनुसार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हमको 9,735.55 करोड़ रुपए मिले। ये पूरा ये बनाई गई परियोजना मिले नहीं बनाई गई, जिसमें से योजना प्रमाणीकरण लागत 9,426.5 करोड़ रुपए और भारत सरकार ने 309.5 करोड़ रुपए को अस्वीकार्य माना। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अस्वीकार्य मानने का जो कारण है वो कारण बताया जाए। हमारे वहाँ 97% जो योजनाएं हैं, जो टीम गई थी उसने उनको उचित माना है, ठीक माना है। तो जो खराब है वो काट दी जाए, जो अच्छी है उसका पैसा दे दिया जाए, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिस अधिकारी उसके साथ सहभागिता कर रहा है उसे सस्पेंड किया जाए। माननीय मंत्री जी, शॉर्ट। सभी जो टीम गई थी उन्होंने जो भी कमियां पाई उसके अंदर एक्शन लेने के लिए स्टेट को कहा है। अभी तक सभी स्टेट ने जो पूरी पूर्तता करनी चाहिए अभी की नहीं गई है। हमने उनको रिमाइंडर भी किया, सभी मंत्रियों को भी बुला के उनके साथ भी बात की है और जैसे ये पूर्तता होगी उसको पैसा दिया जाएगा। जो सैंक्शन है वो बिल्कुल DPR उनको जो स्टेट ही बनाता है वो DPR के आधार पे उनको पैसा दिया जाएगा, मगर काम तो पूरा करना पड़ेगा, ये तो उनको ध्यान में लेना पड़ेगा। कुमारी शैलजा। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं अपने कॉलीग माननीय भट्ट जी के साथ सहमति जताऊंगी कि इन्होंने जो सवाल पूछा है उत्तराखंड के बारे में, माननीय मंत्री जी उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। घुमा फिराकर सारे देश की बात करने लग जाते हैं और उत्तराखंड में जो भेदभाव अपनी वहाँ के लोगों से हो रहा है वो जवाब एक भी नहीं आ रहा है। सर, मेरा सवाल है कि हरियाणा में ये जो मिशन है इसके तहत आज भी अब 11 साल हो गए हैं, वहाँ पर भी सरकार को, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिरसा में ऐसे गांव हैं जो आज तक वहाँ पर पीने को पानी नहीं है। सर, राज्य सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है? हरियाणा में आज भी पीने को पानी क्यों नहीं मिल रहा गांव में? प्रश्न क्या है आपका? सर, मेरा सवाल यही है कि पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, घुमा फिरा कर पीने का पानी। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में 15 करोड़ घरों में पानी दिया गया है और 4 करोड़ घरों में पानी देने की योजना चल रही है।
उसके अंदर हरियाणा भी आ जाता है, उत्तराखंड भी आ जाता है, हर स्टेट के आ जाता है। मगर जहाँ पर भी स्टेट ने अपना काम ठीक से नहीं किया गया होगा वहाँ पर भी अभी उसको पैसा नहीं मिला है। बाकी हर जगह पर जितना पैसा आवंटित करने के लिए सैंक्शन किया गया है वो पूरा पैसा उसको दिया जा रहा है। और काम जहाँ रुका है, जहाँ उन्होंने सैंक्शन लिया और पैसा उठाया नहीं, वहाँ पर कुछ जगह रुका है। मैं उत्तराखंड के लिए भी मैंने आपको कहा कि 90% पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और सिर्फ 10% पैसा स्टेट लगा रही है। तो आप ऐसा नहीं है, मंत्री जी आपको स्पष्ट जवाब दे रहे हैं, बैठिए, पूरा बैठिए। पानी तो कैसा हरियाणा के अंदर भी पानी का सोर्स जहाँ पर भी कम पड़ा होगा, जिस बार भी ये योजना शुरू की तो पानी का सोर्स ठीक से देखा नहीं गया था, तो हमने बाइसेक्ट से वहाँ से उसका रिपोर्ट लिया कि हर गांव में हर योजना को सफल करने के लिए कौन सी जगह पर पानी का सोर्स है और उसको सरफेस वाटर से भी पानी देने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ा है। वो करके भी पानी देने के लिए योजना बनाई गई है। हरियाणा को भी पूरा पानी देने की पूरी कोशिश चल रही है और ये पूरा पानी देने की योजना वो स्टेट गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट कर रही है। हम तो उसको टेक्निकल सहाय दे रहे हैं और उसको आर्थिक सहाय कर रहे हैं। तो ये योजना उसी के आधार पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 66 श्री विप्लव कुमार देव। 66 माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। हाँ, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो दी जाती है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेवेन्यू इनकम नहीं है, स्टेट रेवेन्यू कम है, एक नगण्य के बराबर है। तो मेरा मंत्री जी से आवेदन है, क्या सरकार के पास ऐसा प्रपोजल है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए 100% पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दे दी जाए? है कि 10% स्कॉलरशिप स्कीम 5 है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 9 और 10 क्लास के लिए है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11 क्लास के और एबव है। ये 2 90-10 का है। बाकी 3 स्कॉलरशिप जो है, नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एंड टॉप क्लास ये के लिए, और नेशनल ओवरसीज, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 100% हम देते हैं। अभी तक सर भारत सरकार का 75-25 है, जो दूसरा स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 है। अभी तक ये चल रहा है सर। भारत सरकार का ऐसा कोई आगे अगर व्यवस्था होगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन अभी हाल में ऐसा कोई विचार नहीं है। 90-10 में ही है, 10% राज्य सरकार को देना पड़ेगा, और ये अभी तक स्थिति। माननीय मंत्री जी, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, 2019-20 में जो स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, 2019-20 में इसका रिव्यू करके राशि तय हुआ था। अभी लगभग 5 साल हो गया है। क्या इसको बढ़ाने का कोई प्रपोजल के मंत्री जी के पास है? पूरा भी थे, ये सब जानकारी है उनको। ऐसा अभी कोई पेंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है। हम अप टू डेट 23-24 का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 308.6 करोड़ और 24-25 का 163.69 करोड़, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 2668.69 करोड़, और आपका दूसरा जो है पोस्ट मैट्रिक का 24-25 का 2598.34 करोड़ दे चुके हैं। तो हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है। राज्य सरकार अगर कोई पेंडिंग मांगेंगे तो देंगे। पुराना जो रिवीजन का बात है वो मेरा पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं लिखित रूप में माननीय सदस्य को दे दूंगा। श्री माननीय सेलंग संगमा। Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity. Whenever center is sending money to the state, it gets stuck in the state.
they don't release the fund at the earliest. Just recently only, the one which has been sent to the state was released to the students. Now, I would like to ask, is there any incurred interest by the state when they have kept the money for a very, very long time instead of directly transferring the money to the students? Even now also they have given partly. So I would like to ask, if the 100% from the state, center has been released, why the state is reluctant to release directly to the students? We know that there is a federal structure that is running the government, but at least there should be some directions from the state government itself to send the money directly to the students. They should not keep the money as to get the incurred interest. So this is a malpractice, Mr. Speaker, sir. सर, फेडरल स्ट्रक्चर में हमको तो राज्यों को पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन आगे चल के हम इसका उपाय सोच रहे हैं। जो माननीय सदस्य बताए, ये सही बात है कि हम राज्यों को दे देते हैं, राज्य सरकार उसको 1 साल 6 महीना ऐसा करके उसको अपना ट्रेजरी में रखते हैं। तो अभी एक पूल बनाएंगे, जो पैसा को विथड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें उसको खर्चा करने के लिए अनिवार्य है, और उसके बाद ही वहाँ से हम पैसा यहाँ से देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का जो सिस्टम है, इसमें बड़ा गड़बड़ी है। राज्य सरकार बहुत डिले करते हैं, हम उसको चिट्ठी लिखते रहते हैं, वो नहीं करते हैं। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने उपाय सोच रहा है और जल्दी ही इसको हल होगा, ऐसा मेरे को माननीय सदस्य को आश्वस्त करना है। क्वेश्चन नंबर 67 श्री ओम प्रकाश राजे निम्बालकर। माननीय मंत्री महोदय, laid on the table of the house. मियां अल्ताफ अहमद। सर, मैं आपकी विसादत से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे पूरे मुल्क में ट्राइबल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ अभी तक बिजली की सहूलियत नहीं पहुँची है, मोबाइल टावर्स जो हैं उनकी सहूलियत नहीं पहुँची है, सोलर लाइट्स का जो प्रोग्राम है वो नहीं पहुँचा है। ख़ास तौर पे मैं जम्मू कश्मीर का जिक्र करना चाहता हूँ और मिनिस्टर साहब जो हैं इनकी नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वो इसकी तरफ पूरा ध्यान दें। इस वक्त तक वहाँ पे लोगों को मोबाइल टावर्स, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने लाइव स्टॉक के साथ अपर रीच में जाते हैं, बहकू में जाते हैं अपने माल मवेशी के साथ, उनको मोबाइल टावर्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको सोलर लाइट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, और उसके साथ साथ जो बिजली का मामला है, जिन लोगों को आज तक भी पावर नहीं पहुंचा है, क्या आपके पास कोई प्रोग्राम है कि उनको आने वाले टाइम में जितना जल्दी हो सके पावर पहुंचे? थैंक यू सर। सर, मान्यवर सदस्यों ने जो प्रश्न किया है ये पीएम जनमन का है। पीएम जनमन मतलब 75 जो पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके लिए है। उसमें 9 मंत्रालय काम कर रहे हैं सर। रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जल शक्ति, वुमेन एंड चाइल्ड, एजुकेशन, पावर, और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो हमने हाउस होल्ड जो टारगेट लिया था वो 1,45,083 विलेज, उसमें से हम लोग करीब 9,000 विलेज में हम लोग दिया है। जम्मू कश्मीर का पर्टिकुलरली पीवीटीजी नहीं है, लेकिन मान्यवर सदस्यों को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। अभी जो धरती आबा प्रोग्राम लॉन्चिंग हुआ है, ये 63,000 गाँव में इसको किया जाएगा, और 17 मंत्रालय 725 इंटरवेंशन इसमें है। उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, आपका वाटर सप्लाई भी है, और बाकी भी है। मान्यवर सदस्य उसको थोड़ा देख ले अपना एरिया का, अगर उसमें इंक्लूडेड है वो गांव सब, तो उसको चिट्ठी लिख ले, नहीं तो फिर मैंने भी उनको लिख के दे दूंगा। अगर नहीं है तो आगे चल के इसको होगा। ये 3 साल का प्रोग्राम है। 80,000 करोड़ भारत सरकार ने खर्चा करेगा। सर, भारत सरकार में इतना बड़ा स्पेंडिंग जनजाति के लिए कभी नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको
स्पेशली आपका धरती आबा का लॉन्चिंग करके 2 अक्टूबर से हजारीबाग से लॉन्चिंग हुआ है, ये चल रहा है। और सर 549 डिस्ट्रिक्ट 750 डिस्ट्रिक्ट में से 549 डिस्ट्रिक्ट, 2911 ब्लॉक और 63,843 गांव इसमें इंक्लूड है सर। तो इसमें जम्मू कश्मीर का भी होगा, स्पेसिफिकली मेरा पास नहीं है, मैं लिखित रूप में भी उनको उस एरिया का दे सकता हूँ। श्री माननीय अनंत नायक जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री और ट्राइबल मिनिस्टर को धन्यवाद दे रहा हूँ। जो प्रिमिटिव ट्राइब है, पहला बार किसी सरकार इसके बारे में सोचा जो ग्राउंड लेवल में उसका डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पर जो खर्च हो रहा है उसका परसेंटेज जब देखते हैं उसी आधार में उसका खर्च नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ, जिला लेवल में या ब्लॉक लेवल में जहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब है, कैसा सिस्टम बना है ये 9 मिनिस्ट्री का साथ मिल करके ट्राइबल डिपार्टमेंट वो अच्छा से काम कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर का ये जो सोच को कार्यकारी कर सकता है। इसके लिए 3 टायर का मॉनिटरिंग सिस्टम है। एक तो मिनिस्ट्री चेयरमैन मैं हूँ, उसका ये कर रहा हूँ, बाकी कैबिनेट सेक्रेटरी स्वयं देखते हैं, और आपका चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल में इसको डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है सर, ऑनलाइन में है, पोर्टल में है, तो इसलिए कोई इसको ये नहीं कर सकता। जियो टैग्ड भी है, कोई काम हो गया उसका वो अगर अपलोड करेगा और नहीं हुआ है तो उसको पकड़ा जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये बहुत सख्त मॉनिटरिंग हो रहा है और 3 टायर मॉनिटरिंग में बहुत पक्का ये हो रहा है। तो इसलिए ये ऑलमोस्ट 75 अचीवमेंट है और 25% बाकी है, उसको आगे हम पूरा कर देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 60 शशि थरूर जी। Simply that in Kerala, sir, because of a financial crisis affecting the state government, in February this year, they have cut the funding for 27 out of the 49 tribal welfare schemes in the state. I'm just wondering, sir, is there some way the central government can help in and compensate where the state government is not able to fulfill its duties to the tribal people? Is there any way that, for example, the benefits of PM Janman could be extended to Kerala? Similarly, with the earlier question on tribal scholarships, we have a number of tribal students severely affected by the financial incapacity of the state government to fulfill their commitments. 27 out of 49 schemes have been dramatically slashed, sir. Can the centre help? नहीं सर, जो आपका रेगुलर स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, लेकिन 2 स्पेशल स्कीम है, पीएम जनमन एंड धरती आबा, ये ऑल आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो इसमें कोई स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, डायरेक्टली ये सेंट्रल मिनिस्ट्री कर रहा है। जैसा आपका उदाहरण स्वरूप आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हाउस होल्ड बनाएगा 54,236, ये पीएम जनमन का है। तो इसमें हम लोग का आरडी मिनिस्ट्री करेगा, उसमें राज्य सरकार का कोई लेन देन नहीं है सर। एक मिनट सर, आप उसमें से 13,000 कंप्लीट है। ऐसे रूरल रोड आपका 5,114 किलोमीटर बनेगा, इसमें से भी आपका ऑलमोस्ट काम चालू हो गया है। इसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पीएम जनमन और धरती आबा ये 2 सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है। बाकी जो स्कीम है SCA टू TSP आर्टिकल 275 और बाकी जो स्कीम है स्कॉलरशिप, जो इससे पहले क्वेश्चन था, इसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है और उतना % देना पड़ेगा। तो उसके लिए सर ये तो अभी तक का डिसीजन है भारत सरकार का। तो फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार भी जब उनका अधिकार मांगते हैं तो थोड़ा तो देना पड़ेगा उनको सर, इसमें कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 श्री PC मोहन, माननीय मंत्री जी। जवाब पटल पर रखा। माननीय सदस्य। Sir, as per the reply given by the ministry, there's a steady growth in EV vehicle registrations in Karnataka, sir. As of now, this year, about 170,000 vehicles have been registered, sir. My question is that the quantum of assistance sanctioned to Karnataka under central schemes, including FAME2 and PM E-Drive, and related to EV infrastructure programs, together with the utilization status of such funds, sir. And my second supplementary is whether any measures have been proposed to streamline approval, strengthen grid
readiness at charging locations and ensure timely execution of upcoming EV charging projects through improved coordination among central agency, state authorities and private charging network operators, sir. Adhyaksh Mohoday, presently 57 lakhs EVs registered in India. EV sales rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV car increased by 20.8% and petrol and diesel by 4.2%. Two-wheeler EVs increased by 33% and petrol and diesel by 14%. There are three-wheelers EVs by 18% and petrol and diesel by 6%. Sir, in Karnataka, the EV growth is 16.6% and Bengaluru, it is 9.9%. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030, with rupees 1 crore annual sales of vehicle, creating 5 crore new jobs by 2030. 400 plus startups in electric two-wheelers sale increased by 21% since 2024. The lithium is very important. I remember when we had taken a decision for electric vehicle, the cost of the lithium-ion battery was $150 per kilowatt per hour. But now it is presently coming to $55 per kilowatt per hour. This is really a good indication. At the same time, there is a good news for our country that in Jammu and Kashmir, the 6 million tons, the lithium reserves are there, which is of the 6% of the world. The mining ministry is working on that for the futuristic development of our country. This is very important. And at the same time, we are already having a lot of research on the battery chemistry regarding the lithium ion, sodium ion, zinc ion, and aluminum ion. I am very much confident this is the future. But at the same time, the futuristic fuel is the hydrogen. Honorable Petroleum Minister is here. And I have also got the car, which is on hydrogen. And the car is from the Toyota. It's just like Mercedes, giving the comforts of that level. And the name of the car is Mirai. The Mirai Japanese words mean the future. And already our Prime Minister has given highest priority for green hydrogen mission, and that is to be the future. So today, presently, we are the importer of the energy, but I am confident that under the leadership of our Prime Minister, in Atmanirbhar Bharat, we will be the exporter of the energy to the whole world. And for that reason, our government is giving highest priority for development of alternative fuel and biofuel. Sir, regarding battery charging, the electric charging system, it is also a challenging field because every time the technology is changing. So remember, sir, at the time when the mobile phone started, I remember when I was in Mumbai, the phone from Ericsson, and there was a charger for every mobile phone, it was different. But at the same time, we need fast charging system. At the same time, we need charging system which can be useful for trucks, buses, scooters, three-wheelers, two-wheelers, and that is exactly very important. Constantly, the research is going on, new innovations are going on. Even in the electric two-wheelers, 400 startups are working. The charging system, a lot of people are working. But this minister, the subject is related with the three ministries. The power ministry, honorable minister is here. Their heavy industries ministry. Government has already given a lot of incentives and subsidies as far as this is with the heavy industries, and already it is to be given to all the stakeholders in the country. At the same time, Karnataka is also beneficial, but that subject is with the heavy industry. But the priority of our government is giving priority for alternative and biofuel, because we have the import of fossil fuel costing 22 lakh crore. It creates a lot of pollution. And because of pollution, you are all facing the crucial problem. I am also facing the problem in Delhi. So it is very important for the country. The policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. On the basis of that, government is already supporting all the policy which are going to create alternative and biofuel in automobile industry. And the last thing which I want to tell you, sir, it is to be great pride and pleasure for the country that when I taken charge as a minister, our automobile industry's number in the world was 7.
And today, sir, our number is third. We just surpassed Japan. The first number is USA, having the size of the industry 79 lakh crore. The second number is China is 49 lakh crore and India is 22 lakh crore. And I am confident because of electric vehicle, 100%. Honorable my colleague Mr. Puri is here. The alternative fuel, he is also working. Prahlad Joshi ji is working. Our government is working. Our government has the green hydrogen mission. The way in which we are proceeding towards the future, I am confident that the day will come that within a year, within some year, we will be number one in the world. So this is the bright future of this industry. We are very much supporting all the alternative fuel and biofuel. And for our ecology and environment, we have to protect the air pollution. That is the equally important for the government. प्रश्नकाल समाप्त। आपका सवाल मंत्री जी ने पूरा। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। कुमारी सुधार, प्रोफेसर सौगत राय, सुश्री इकरा चौधरी, वीरेंद्र सिंह, लालजी वर्मा, अमरा राम, डीएम कथीर आनंद, विजय कुमार विजय बसंत, बी मणिकम टेगोर, मनीष तिवारी, के राधा कृष्णन, एडवोकेट चंद्रशेखर, ईटी मोहम्मद बशीर, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जियाउल रहमान, धर्मेंद्र यादव, आनंद भदौरिया। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर